हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशंस का लेक्चर नंबर 3। फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया फोर्स के बारे में, उसके इफेक्ट के बारे में, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में। सेकंड जब हमने लेक्चर्स लेकर आया आपके लिए तो उसमें इनर्शिया का कंसेप्ट बताया, इनर्शिया के टाइप्स बताया और न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को आपको मैंने डिस्क्राइब किया। यहाँ जो आज आपके लिए लेक्चर्स लेकर के आया हूँ न्यूटन्स का सेकंड लॉ, जिसे हम लोग लॉज ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। तो आज के लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं। तो आज के जो लेक्चर्स में पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट ऑफ मास को सीखेंगे कि मास का कंसेप्ट क्या है, उसके बारे में सीखेंगे सारी कहानी। उस कंसेप्ट ऑफ मास की कहानी पढ़ेंगे। उसके बाद मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम की कहानी पढ़ेंगे कि चेंज इन मोमेंटम क्या होता है। उसके बाद न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशंस पढ़ेंगे और उसके बाद इंपल्स एंड फोर्स टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। देखिए ये जो लेवल्स है इंपल्स एंड फोर्स टाइम ग्राफ, ये हाई लेवल के थिंग्स है। एनटीएसी के जो बच्चे तैयारी अभी से कर रहे हैं उसके लिए टॉपिक्स है। तो ये टॉपिक्स में अलग से वीडियो एक्स्ट्रा लेक्चर्स कर करके मैं आपको अपलोड कर दूंगा और उसके बाद हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल का डिस्कशंस। तो आज हम लोग सबसे पहला चलते हैं कंसेप्ट ऑफ मास में कि कंसेप्ट ऑफ मास क्या होता है। तो मास का देखिए सिंपल वे में आप जानते हैं कि मास होता क्या है। टोटल कंटेंट ऑफ द बॉडी, कोई बॉडीज के अंदर टोटल कंटेंट जितना भी है उसे हम लोग मास ऑफ द बॉडीज बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लाइंस भी लिखा है, मास इज द मेजर ऑफ एक्चुअल कंटेंट, जो उस बॉडीज का एक्चुअल कंटेंट उसके अंदर प्रेजेंट होगा उसी को हम लोग मास ऑफ द बॉडीज बोलेंगे। और आपको पता है कि मास कौन सी क्वांटिटी है, मैंने क्वांटिटी बताया था फिजिकल क्वांटिटी, कि कोई भी ऐसा पैरामीटर्स जिससे हम लोग फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने बताया कि मास जो है स्केलर क्वांटिटी है। मास से जिससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, उसे हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मास का जो एसआई यूनिट है वो किलोग्राम्स है, जिसे हम लोग यहाँ से केजी से डिनोट करते हैं। उसके बाद इनर्शिया के बारे में बताया कि इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मास। इनर्शिया जो है मास की प्रॉपर्टी है। मोर इज द मास मोर विल बी इनर्शिया, जिसकी मास ज्यादा होगा उसकी इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। ये सारी बात मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब हम लोग चलते हैं मास के कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद कंसेप्ट को समझते हैं मोमेंटम का, कि मोमेंटम का क्या कंसेप्ट है। तो इसके बारे में मैंने इस स्लाइड से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है, बाकी मैं आपको बिल्कुल समझा दूंगा, ध्यान से समझिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 4 फोटो दिया है, 1 2 3 4। आप इस फोटो में छोटी सी बुलेट जो गोली होती है उसका भी कंसेप्ट आप यूज कर सकते हो। तो देखिए मैंने क्या लिया कि एक कार लिया और एक कार लिया। इस कार का और इस कार का मास, दोनों का मास क्या है, सेम है। देखिए फर्स्ट वाले केस में भी मास सेम है और सेकंड वाले केस में भी मास सेम है, मगर इसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है और इसकी वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पे दो इंसान को खड़ा किया है, एक इंसान ये है, एक इंसान ये है। मास दोनों का सेम है, वेलोसिटी दोनों का डिफरेंस है। इन इंसान को यहाँ पे खड़ा किया, बताए चोट सबसे ज्यादा किससे पहुंचेगा। तो आप जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस वाले से, मोमेंटम का मतलब ही होता है चोट, तो 20 मीटर पर सेकंड से जो चल रहा है उससे इस इंसान को ज्यादा इंजरी होगा। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि मोमेंटम जो है वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा उतना ही ज्यादा बॉडीज का मोमेंटम होगा। तो दूसरे केस में जब आप देखेंगे तो मैंने क्या किया है कि कार लिया है, कार का मास m है और ये ट्रक है। तो आपको पता होगा कि ट्रक का जो मास होता है कार के मास से बहुत ज्यादा होता है। तो मैंने यहाँ पे कार का मास 10 m कर दिया, मतलब ट्रक का जो मास है कार से 10 गुना ज्यादा है। अब यहाँ पे इंसान को खड़ा कर दिया और ये भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब वेलोसिटी को मैंने क्या कर दिया यहाँ पे सेम रखा है। तो आप क्या देखेंगे कि जो ट्रक से जो टकराएगा इसकी हालत खराब और इससे जो टकराएगा इसकी भी हालत खराब होगा, मगर कहने का अर्थ है कि इसके कंपेयर में इसकी हालत कम खराब होगा। तो हम यहाँ से ये बताना चाह रहे हैं आपको कि मोमेंटम जो है 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक फैक्टर मास होता है और दूसरा फैक्टर जो होता है वो वेलोसिटी होता है। तो मोमेंटम को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं और मोमेंटम को जिससे रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं p। तो सारी बातों को समझते हैं। देखिए मोमेंटम को कैसे डिफाइन किया गया, इट इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ मोशंस कंटेनिंग इन अ बॉडी।
कोई भी बॉडी यदि मोशंस में है तो उसमें मोमेंटम होगा, यदि मोमेंट का मोशन में नहीं होगा तो मोमेंटम नहीं होगा। फिर क्या कहता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडीज एंड वेलोसिटी। मैंने बताया कि जो मोमेंटम है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक फैक्टर मास है और दूसरा फैक्टर वेलोसिटी है। तो किसी बॉडीज का मास बढ़ा दो और वेलोसिटी बढ़ा दो तो उसकी मोमेंटम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द बॉडीज एंड द वेलोसिटी। बताएं मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है। देखें मास तो अपने पास स्केलर क्वांटिटी है, मगर वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। और जब हायर क्लासेस में आप जाएंगे कि स्केलर इनटू वेक्टर ये सब होता है क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, बिकॉज इसके साथ वेलोसिटी इंक्लूड है और वेलोसिटी का डायरेक्शन फिक्स होता है। दैट्स वाई मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट एसआई यूनिट जो है वो क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मतलब पी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मास इंटू वेलोसिटी हो गया। मास का यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम, और वेलोसिटी का यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड। दिस वन इज द यूनिट्स ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम का कंसेप्ट जब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तो हम लोग चलेंगे न्यूटन्स के सेकंड लॉज के पास। मगर यहाँ पे देखें एक क्वेश्चंस आया है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल से कहता है अ बॉडी ऑफ मास m ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी v। कोई बॉडी है जिसका मास क्या दिया हुआ है, m मास दिया हुआ है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ये उसकी वेलोसिटी मैंने क्या मान लिया, v मान लो चाहे u मान लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर कहता है कि चेंजेस इट्स वेलोसिटी टू ट्वाइस। मतलब उसकी जो वेलोसिटी पहले आपने u माना था तो वो वेलोसिटी या तो tu हो गया या तो 2v हो गया, मास अभी उसका सेम ही है। फाइंड आपको निकालने के लिए कह रहा है इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडीज। तो बताइए इनिशियल मोमेंटम क्या होगा। पहले मोमेंटम मास m था, वेलोसिटी u था, तो इनिशियल मोमेंटम mu हो जाएगा या mv हो जाएगा। उसके बाद फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडीज। फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडीज क्या होगा, तो सोचे कि मास तो m ही है और वेलोसिटी कितना हो गया, 2v हो गया, यानी 2mv जो होगा उसका फाइनल मोमेंटम हो जाएगा, या 2mu जो होगा वो फाइनल मोमेंटम होगा। ये डिपेंड करता है कि आपने u माना है या v माना है। उसके बाद देखिए चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी क्या होगा, तो फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि फाइनल मोमेंटम pf माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम कितना है, 2mv है, इनिशियल मोमेंटम कितना है, mv है, तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे तो ये आपका mv मिल जाएगा। दिस वन इज द चेंज इन मोमेंटम। लास्ट आया कि परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। तो देखिए मैं बता रहा हूं कि परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम क्या होता है। जैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा होगा कि प्रॉफिट क्या होता है, तो पहले वाली वैल्यू जो आती है जो उसको हम लोग सीपी बोलते हैं उसे नीचे लिखते हैं, और ऊपर जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। देखिए मैं मैथ भी पढ़ा दिया आपको। तो यहाँ पे फाइनल मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करेंगे तो आपके पास चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम, इसी को हम लोग बोलते हैं फाइनल मोमेंटम अपॉन इनिशियल मोमेंटम। आई से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने इनिशियल मोमेंटम इनटू 100। दिस वन इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम का। तो फाइनल में से इनिशियल से आएगा, क्या बचेगा बताइए, फाइनल में से इनिशियल जाएगा, यहाँ पे देखिए मैंने दिखाया है। तो फाइनल में से इनिशियल गया तो mv आ गया, तो यहाँ पे मैंने mv लिख दिया, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको mv। और इनिशियल मोमेंटम क्या है, अगेन mv है, और इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो mv से mv मर जाएगा। कितना चेंज इन मोमेंटम, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम आएगा 100%। तो दिस वन इज द आंसर्स। अब हम लोग इतना पढ़ने के बाद हम लोग चलते हैं न्यूटन्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशंस के पास, कि न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशंस क्या कहता है, और इस पे करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं न्यूटन्स का सेकंड लॉ के पास। तो न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या कहता है, पहले हम लोग स्टेटमेंट को देखते हैं। तो न्यूटन्स का सेकंड लॉ का स्टेटमेंट ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज in momentum is directly proportional to force applied on
इट। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि कोई बॉडीज था और उसमें यदि चेंज इन मोमेंटम हो गया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो वही न्यूटन्स का सेकंड लॉ कहता है। मतलब समझते हैं, इस पूरे लाइंस का मतलब समझते हैं। जैसे मान लें कि कोई बॉडी जो है वो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इसका मास क्या हुआ, m हुआ। इस पे एक फोर्स लगा, तो जब फोर्स लगेगा तो मास तो सेम ही रहेगा और वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और वेलोसिटी को चेंज होने में कुछ तो टाइम लगा होगा। तो जो फोर्स की जो वैल्यू बता रहा है, जो फोर्स है वो क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो सबसे पहले चेंज इन मोमेंटम के बारे में समझते हैं कि चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो t से डिवाइड कर देंगे तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कांस्टेंट यूज करेंगे। चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम और अपॉन टाइम। अब देखें, जब ऐसे यूनिट में हम लोग फॉर्मूला को डिराइव करते हैं तो k की वैल्यू यहाँ पे क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो k अपना 1 के बराबर हो जाएगा। k जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर होगा। तो f की जो वैल्यू आएगा, बताइए फाइनल मोमेंटम कितना, mv। और दिस वन इज द ग्रेटर देन दिस वन बिकॉज v जो है वो u से बड़ा है, तो mv माइनस mu अपॉन t। यहां पे हम इसको बना रहे हैं यहाँ पे, तो f बराबर क्या होगा बताइए, m को कॉमन निकाल लेते हैं, v माइनस u अपॉन टी। याद कीजिए जब हमने आपको पढ़ाया था तो ये चीज आपको बताया था कि v माइनस यू अपॉन टी होता क्या है, v माइनस यू अपॉन टी होता क्या है, बताइए क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी, एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स जो होगा वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि आप किसी बॉडीज पे फोर्स लगाएंगे तो बॉडीज में एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा और उस फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होगा, मास ऑफ द बॉडीज एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फोर्स, जो फोर्स आपने लगाया है उससे एक्सेलरेशन जो जनरेट हुआ है, उस एक्सेलरेशन और मास ऑफ द बॉडीज के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। यही आपका न्यूटन्स का सेकंड लॉ कहता है। तो न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है वो हो गया F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। दिस वन इज द न्यूटन्स सेकंड लॉ। इसके बेस पे काफी सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, हम न्यूमेरिकल्स आपको काफी सारे करवाएंगे, है ना। तो आप यहाँ पे कुछ बातों को समझने की कोशिश कीजिए। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है कि व्हाई डज द क्रिकेटर ड्रॉज हिज हैंड्स बैकवर्ड्स व्हाइल कैचिंग अ बॉल। अब होता क्या है कि जैसे क्रिकेट के मैच होते हैं तो देखना, जब क्रिकेटर्स कैच करता है बॉल को, तो अब बॉल उधर से जब आता है ऐसे यदि हम रोक देते हैं तो हाथ क्रैक कर जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस बॉल को पकड़ के पीछे की ओर खींचते हैं, चेंज इन मोमेंटम्स करते हैं और वेलोसिटी को हम लोग जीरो करने की कोशिश करते हैं। और जब वेलोसिटी उसका जीरो हो जाएगा तो मोमेंटम जीरो हो जाएगा और हाथ अपना इंजर्ड नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से दे सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे कहता है व्हाई डज इट हर्ट मोर टू फॉल ऑन कंक्रीट देन ऑन ग्राउंड्स। इस पे आपको कमेंट करना है कि व्हाई डज इट हर्ट मोर टू फॉल, मतलब कंक्रीट पे आप जब गिरते हो तो ज्यादा चोट लगता है और ग्राउंड पे गिरते हैं तो आपको कम चोट लगता है। व्हाई, बिकॉज ग्राउंड पे ग्रास होते हैं और जब आप गिरेंगे तो ग्रास क्या करेगा, आपके मोमेंटम को धीरे धीरे क्या करेगा, वो जीरो करेगा। अब देखिएगा कभी हाई जंपर करने वाले को या पॉल वोल्ट जो करता है, पॉल वोल्टर्स को देखिएगा, वहां पे गद्दा लगा होता है। जब ऊपर से वो गिरता है तो गद्दा पे कांटेक्ट तो यहीं पे आता है और गद्दा धीरे धीरे जाकर के वो उसके मोमेंटम को क्या करता है, जीरो करता है। दैट्स वाई उसे चोट नहीं लगता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसके बेस पे आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ा है और ये क्वेश्चंस हम नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको करवाएंगे। एनटीएससी लेवल का क्वेश्चंस है और जितने भी एडवांस क्वेश्चंस है उसके लिए मैं आपको एक एक्स्ट्रा वीडियोस दे दूंगा स्पेशल न्यूमेरिकल्स कर करके। तो आप वीडियोज को देखते रहें और देखिए न्यूटन्स का सेकंड लॉ मैंने यहाँ पे समझाया। यहाँ पे और कहीं पे दिक्कत आएगा तो कमेंट करें, मैं आपके लिए और भी वीडियोस बेस्ट तरीके से बनाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।